हेलो नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, एलिजिबल एकेडमी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आ जाइए जल्दी से सभी। आज हम पढ़ेंगे भारत के राष्ट्रपति। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट भारत के राष्ट्रपति हैं उनसे जुड़े इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। आइए हम पढ़ लेते हैं। देखेंगे एक क्वेश्चन है 21 जुलाई 2022 को कौन भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुने गए। तो इसका आंसर आप सभी को बताना है। ठीक है, अभी तक तो सबको पता हो चल गया होगा कि कौन बनने जा रहे हैं। फिर 25 तारीख को किसने शपथ ले ली है राष्ट्रपति के पद पर, तो जल्दी से बता दीजिए आप लोग। ठीक है, हाँ जी, देखेंगे। आइए हम सबसे पहले भारत के सभी राष्ट्रपति के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, क्या करेंगे, एक क्वेश्चन सॉल्व बाद में करेंगे। जिसका आंसर आ रहा हो वो कमेंट में कर सकता है, पर इसके पहले हम पढ़ेंगे भारत के सभी राष्ट्रपति के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, देखेंगे भारत के राष्ट्रपति संविधान के भाग 5 कितने भाग 5 में है। ठीक है, भाग 5 का नाम क्या है, द यूनियन, संघ। क्या नाम है, संघ। ठीक है, भाग 5 में अनुच्छेद 52 में ये लिखा है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारत का राष्ट्रपति चुना जाएगा या भारत का राष्ट्रपति होना चाहिए। एक किस भाग, संविधान के किस भाग में लिखा है, ये संविधान के भाग 5 में लिखा है। अनुच्छेद 52 में ये लिखा है। ठीक है, अगला देखेंगे हम आर्टिकल नंबर 53 में क्या है। आर्टिकल नंबर 53 में कार्यपालिका शक्ति है। क्या है, कार्यपालिका शक्ति। ठीक है, राष्ट्रपति की क्या कार्यपालिका शक्ति है। और इसके आगे हम देखेंगे अनुच्छेद 54, आर्टिकल 54 में क्या है, राष्ट्रपति के बारे में क्या दिया गया है आर्टिकल 54 में। तो वो ये है कि निर्वाचक मंडल, क्या दिया गया, निर्वाचक मंडल, मतलब कौन कौन राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेगा, ये किस में दिया गया है, ये है दिया गया अनुच्छेद 54 में। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं हम। इसके बाद देखते हैं आर्टिकल नंबर 52 देख लिया हमने, 53 देख लिया है, 54 देख लिया है, और भारत का राष्ट्रपति किस भाग में है वो भी देख लिया है। ठीक है, और उस भाग का नाम क्या है ये भी हमने देख लिया है। आगे देखते हैं अगला। अब हम पढ़ेंगे क्या, आर्टिकल नंबर 55। ठीक है, आर्टिकल नंबर 55 में क्या दिया गया है, आर्टिकल नंबर 55 में दिया गया है निर्वाचक विधि। ठीक है, निर्वाचक विधि किस तरीके से चुनाव लड़े जाते हैं वो दिया गया है किसमें, आर्टिकल नंबर 55 में। ठीक है, और राष्ट्रपति का कार्यकाल किस अनुच्छेद में दिया गया है, राष्ट्रपति का कार्यकाल दिया गया है अनुच्छेद नंबर 56। कितने में, अनुच्छेद नंबर 56 में दिया गया है राष्ट्रपति का कार्यकाल, जो हम 5 साल मान लेते हैं। ठीक है, क्योंकि इसके बाद जो लोग 5 साल से ज़्यादा राष्ट्रपति उस पद पर रहे हैं, इसलिए अभी हम 5 साल मान लेते हैं। तो ठीक है, इसके आगे देखेंगे सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद क्या है, वो है 61। क्या है 61 में कि महाभियोग किस प्रकार हटाएंगे। और अगर कोई पूछ लेता है कि क्षमादान किस अनुच्छेद में है, तो क्षमादान किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 72 में। किस में है, अनुच्छेद 72 में। मतलब क्षमादान वो इस प्रकार से, जैसे कि अगर राष्ट्रपति चुनाव में कोई विवाद हो गया, ठीक है, अगर कोई विवाद हो गया तो इसका निपटारा कौन करेगा, सर्वोच्च न्यायालय करेगा। कौन करेगा इसका निपटारा, सर्वोच्च न्यायालय करेगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
अगर किसी को भी मेरी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है या फिर ज़्यादा तेज़ हो रही है तो बता सकते हैं, मैं उस हिसाब से आवाज़ कर दूँ, उस हिसाब से पढ़ाऊँगी, ठीक है। हाँ, तो देखेंगे, अगर आपसे कोई पूछ लेता है कि वर्तमान 24 जुलाई तक राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी जो रहे हैं वो इस्तीफा कब देंगे, सीधी सी बात है, अगर कोई पूछ लेता है कि रामनाथ कोविंद जी हैं ये इस्तीफा कब दे रहे हैं, कब देंगे अपनी पद से, राष्ट्रपति पद से इस्तीफा कब देंगे, तो वो डेट क्या है, 24 जुलाई 2022, ठीक है, 24 जुलाई 2022 को इस्तीफा देंगे। अब जो राष्ट्रपति होते हैं उनको शपथ कौन दिलाता है, किसके द्वारा शपथ दी जाती है, वो हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, जो कि अभी वर्तमान में कौन है, एन वी रमन्ना जी हैं, ठीक है। और ये हमने पढ़ लिया इतना, राष्ट्रपति भाग 5 में है, अनुच्छेद 52 में, और इसकी न्यूनतम आयु क्या होती है, न्यूनतम आयु होती है इसकी 35 वर्ष, क्या होती है, 35 वर्ष इसकी न्यूनतम आयु होती है राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए। ओके, इतना क्लियर है। इसके आगे हम पढ़ेंगे चुनाव लड़ने के लिए कितने प्रस्तावक चाहिए, मतलब चुनाव लड़ने के लिए कितने वोटों की ज़रूरत होती है, कितने लोगों की ज़रूरत होती है, और कितने प्रस्तावक और कितने अनुमोदक की ज़रूरत होती है। तो ठीक है, तो हम देखेंगे इसमें क्या 50 प्रस्तावक की ज़रूरत होती है और 50 अनुमोदक की, ठीक है। जिसको ये समझना हो अनुमोदक और प्रस्तावक कौन है तो मुझे कमेंट करें, फिर मैं समझाऊंगी। ओके, हाँ, तो हमारे ऑलिजिबल एकेडमी से जुड़े प्यारे भाइयों बहनों, अगर किसी भी पेपर में आ गया कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे, तो देखिए वो महान हस्ती कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कब से कब तक रहे हैं ये आपको इसमें दिया गया है, 1950 से 1962 तक। ओके, और इसका दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। तो क्वेश्चन इस प्रकार से भी आता है कि 2 बार राष्ट्रपति रहने वाले एकमात्र व्यक्ति कौन थे, वो भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है। और ये हमने पढ़ ही लिया है अभी कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो वो दिलाते हैं भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, जो वर्तमान में कौन है, एन वी रमन्ना जी हैं। ओके, पढ़ते हैं हम अगला। इतना समझ में आ रहा है आप सभी को, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, सेकेंड पढ़ते हैं, भारत के सेकेंड राष्ट्रपति कौन थे। भारत के राष्ट्रपति सेकेंड सर्वपल्ली राधाकृष्णन कौन थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। और एक बात हमें हमेशा याद रखना है कि राष्ट्रपति तो दूसरे नंबर के थे, ये जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी हैं, ये राधाकृष्णन जी राष्ट्रपति तो दूसरे नंबर के थे, पर ये पहले उपराष्ट्रपति थे जो राष्ट्रपति बने, ठीक है ना। क्या थे ये पहले उपराष्ट्रपति हैं जो राष्ट्रपति बने। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति थे उस समय, सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे, ठीक है। और सबसे शानदार बात क्या है, ये है कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे। अगर क्वेश्चन इस तरीके से आ गया कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे, तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन भारत के पहले भारत रत्न, क्या भारत के पहले भारत रत्न प्राप्त करने वाले राष्ट्रपति कौन थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, ठीक है। दोनों क्वेश्चन कंफ्यूज करने वाला है, इनको थोड़ा अच्छे से देख लेना, ठीक है। एग्जाम में सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन था ये, ठीक है। एक क्वेश्चन रहेगा, इसको हमेशा ध्यान रखना। ओके, अब प्रश्न इस तरीके का बनेगा कि भारत का सर्वोच्च सम्मान प्राप्त करने वाले राष्ट्रपति कौन थे, तो वो कौन थे, सर्वोच्च सम्मान प्राप्त करने वाले राष्ट्रपति कौन थे, बताइए जल्दी से। कौन थे, जल्दी से बताइए।
जल्दी से बता दीजिए। बताइए कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। ठीक है, आगे देखते हैं। सर्वोच्च सम्मान की शुरुआत कब हुई थी? सर्वोच्च सम्मान की शुरुआत कब हुई थी? तो हुई थी 1954 में। ठीक है, राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न प्राप्त करने वाले भी सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। ठीक है, एक एक पॉइंट को समझना, और नहीं समझ में आए तो बाकायदा बोल सकते हैं कि मुझे इधर समझ में नहीं आया है। ठीक है, देखेंगे 1954 में सर्वोच्च सम्मान शुरू हुआ था, तब सिर्फ 3 लोगों को ये सम्मान मिला था, वो भी पहली बार मिला था। ठीक है, 3 लोगों को किस किस को मिला था? फर्स्ट सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सेकेंड सीवी रमन, थर्ड राजगोपालाचारी। इन तीनों को पहली बार सर्वोच्च सम्मान मिला था। ओके, अगला देखते हैं हम। ये जो राष्ट्रपति हम अगले राष्ट्रपति पढ़ेंगे, ये बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इनसे जुड़ी कुछ ऐसी घटनाएं हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति कौन थे? ये थर्ड कौन थे? जाकिर हुसैन। ठीक है, ये सीरियल वाइज नहीं है, जो इम्पोर्टेंट है वो मैं बता रही हूँ। ठीक है, डॉक्टर जाकिर हुसैन 1967 से 1969, कब? 1967 से 1969 पहले राष्ट्रपति थे जिनके कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई थी। क्वेश्चन इस प्रकार से बन सकता है कि ऐसे कौन से राष्ट्रपति थे जिनका कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई थी? तो वो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये पहले राष्ट्रपति हैं जिनके उनके कार्यकाल के दौरान निधन हो जाता है। किसी भी देखो, कोई भी जो उम्मीदवार है, कोई भी जो भारत जो राष्ट्रपति हैं, वो कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है, कितनी बार भी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है, कोई सीमा नहीं है इसकी। इसकी ठीक है, ऐसा लिखा हुआ है किसमें कि कोई सीमा नहीं, कितनी बार भी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। ये लिखा है अनुच्छेद नंबर 57 में। किसमें लिखा है? अनुच्छेद नंबर 57 में। ठीक है, ये सारी जानकारी याद रखना, क्योंकि मैंने भी अपने हाथ से बनाई है, मैंने खुद अच्छे से बनाई है, पढ़ के ही बनाई है, पर थोड़ा सा आप लोग भी नोट डाउन कर लीजिएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। कभी भूलेंगे नहीं, और जो अपने हाथ से लिखेंगे वो हमेशा याद रहता है। ठीक है, ये हो गया, ये जाकिर हुसैन हो गए। अब हम देख लेते हैं अगले राष्ट्रपति कौन थे। बीबी गिरी। कौन? बीबी गिरी। बीबी गिरी इस समय कांग्रेस, बीबी गिरी के समय उस टाइम पर कांग्रेस 2 भागों में बट गया था। कितने? 2 भागों में बट गया था, जिसमें से एक तरफ थी कौन? इंदिरा गांधी, जो यंग लेडी थी। एक तरफ थी इंदिरा गांधी, और दूसरी तरफ वो कांग्रेस के सभी बुजुर्ग खड़े हो गए थे, जो सबसे बड़े थे। ये इंदिरा गांधी यंग लेडी थी, वो थोड़ी बच्ची भी थी। तो इन लोगों ने क्या सोचा कि विपक्ष में एक अबला नारी है, छोटी बच्ची अबला नारी है, इसको डरा धमका देंगे, इसको क्या चुनाव लड़ना आता है क्या, इसको क्या पता चुनाव के बारे में, तो वैसे ही हिम्मत खो देगी ये। तो फिर इन लोगों ने, कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, बहुत ही हाई पावर एंड बहुत ही बहुत पावरफुल नेता, वो थे नीलमा संजीव रेड्डी। इन्होंने क्या किया? साजिश रच के, मतलब साजिश ही समझ लीजिए, साजिश रच के नीलमा संजीव रेड्डी को खड़ा कर दिया। क्योंकि जब उस टाइम महिलाओं में भेदभाव करते थे लोग, तो इसलिए तो अभी तक चल रहा है कि कोई भी लड़की अगर आगे बढ़ना चाहती है, ना तो किसी का परिवार आगे बढ़ने देता है, ना समाज आगे बढ़ने देता है, और दुनिया भर की सवाल उठाते हैं उस लड़की पर। ये गलत है। लड़की भी इंडिपेंडेंट है, तो कृपया उसको, लड़की को भी आगे बढ़ने दें। जो लोग ऐसी सोच रखते हैं कि नहीं लड़की है घर में ही रहेगी,
घर के अलावा ये कुछ कहीं बाहर नहीं जा सकती, सिर्फ मर्दों को ही बाहर जाने का परमिशन है, सिर्फ वही कुछ काम कर सकता है बाहर। ऐसा गलत सोच को बदल लीजिए, ठीक है। इंडिपेंडेंट तुम हो, इंडिपेंडेंट तुम्हारा परिवार है, सभी है। चलो आगे देख लेते हैं हम बीबी गिरी को। हाँ, तो बीबी गिरी जी क्या हुआ था कि इन्होंने क्या किया, इनको खड़ा कर दिया। किसको? नीलिमा संजीव रेड्डी को खड़ा कर दिया। किसके सामने? इंदिरा गांधी जी के सामने, ठीक है, विपक्ष में। तो इंदिरा गांधी ने, पता, इंदिरा गांधी और नीलिमा संजीव रेड्डी की आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती थी, और इसलिए उन्हें जानबूझ के खड़ा किया था। इंदिरा गांधी ने क्या किया? इंदिरा गांधी ने स्वतंत्र रूप से, कैसे? स्वतंत्र रूप से, बिल्कुल बिंदास, ना बिल्कुल डरे ना कुछ, स्वतंत्र रूप से बीबी गिरी को खड़ा कर दिया राष्ट्रपति के चुनाव में। किसको कर दिया? बीबी गिरी को खड़ा कर दिया इंदिरा गांधी जी ने। तो अब क्या हुआ? ये उस समय की बात है जब पूरे भारत में कांग्रेस, पूरे भारत में जितने भी जो राज्य हैं सभी राज्यों में कांग्रेस की सत्ता थी। हर जगह कांग्रेस का ही रौब फैला हुआ था। उस समय की बात है कि देखो, महिला को इतना कमज़ोर समझ के और उसके सामने ऐसे कट्टर क्या बोले, बहुत हाई पावरफुल नेता को खड़ा कर दिया, ये सोच के कि ये लड़की अपने आप हिम्मत हार जाएगी। पर उन्होंने भी हिम्मत नहीं हारी है। उन्होंने क्या किया? उन्होंने भी सोचा कि चलो ठीक है, सामने वाला जो चाह रहा है उसके मन की हो जाने दो। उनने भी बिल्कुल बिंदास स्वतंत्र रूप से बीबी गिरी को खड़ा कर दिया। और इसके आगे क्या हुआ देखते हैं हम। इसके आगे तो पता ही है कि महिला शक्ति बहुत पावरफुल होती है, समझ रहे ना। हाँ, अगर सही राह पे चले तो बहुत कुछ कर सकती है एक महिला। एक परिवार, एक समाज, एक समाज से एक स्टेट एंड पूरा कंट्री, पूरा देश, सब कुछ संभाल सकती है महिला। अगर गलत तरीके में आ जाए तो फिर वो तो बर्बाद करना ही है, बर्बाद भी कर सकती है। तो खैर अपन को नेगेटिविटी पे नहीं जाना है, पॉजिटिविटी देखते हैं, ठीक है। फिर भी क्या हुआ? फिर भी इंदिरा गांधी जी ने हिम्मत नहीं हारी, ठीक है। क्या हिम्मत नहीं हारी? उन्होंने स्वतंत्र रूप से बीबी गिरी को खड़ा कर दिया और चुनाव जिता दिया। वो भी एक बात, एक थीम पर। कैसे उन्होंने किया? उन्होंने एक बात रखी है अपनी। वो बात क्या थी? कि अंतरात्मा की आवाज़ पर वोट देना। इंदिरा गांधी ने किस बात पर चुनाव जिताया? क्या थी उनकी बात? वो थी अंतरात्मा की आवाज़। सिर्फ अंतरात्मा की आवाज़ पर ही चुनाव जिता दिया। बीबी गिरी ने कांग्रेस के नेता नीलिमा संजीव रेड्डी को हरा दिया। तो बस ये आराम से बैठ गए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। इसलिए पता है, अभी जो यशवंत कुमार सिन्हा जी हैं, उन्होंने 18 जुलाई को जब चुनाव हो रहे थे तो उन्होंने अपने ट्वीट में क्या कहा था? अपने ट्वीट में उन्होंने इंदिरा गांधी जी को याद करके क्या कहा था कि आज चुनाव का दिन है और आप सभी अपनी अंतरात्मा की आवाज़ पर वोट देना है। क्या करना है? आज चुनाव का दिन है और आप सभी को अपनी अंतरात्मा की आवाज़ पर वोट देना है, क्योंकि ऐसा बीबी गिरी कर चुके थे, ठीक है ना। ये उस समय उपराष्ट्रपति थे। कौन? बीबी गिरी उपराष्ट्रपति थे उस टाइम पर इन्होंने इनको इस्तीफा दिलवाया, फिर इन्हें अंतरात्मा की आवाज़ पर राष्ट्रपति बनाया गया, ठीक है ना। कितना अच्छा हुआ, बहुत ही शानदार हुआ। एक लड़की की जीत हुई, ठीक है। और जो उनके विपक्ष में खड़े थे वो भी आराम से रह गए, वो भी क्या कर सकते थे, ठीक है। देखेंगे क्वेश्चन इस प्रकार से बनता है। कैसे बनता है? स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में राष्ट्रपति चुने गए थे। कौन चुने गए थे? स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में राष्ट्रपति चुने गए थे, वो थे बीबी गिरी, ठीक है। क्योंकि ये स्वतंत्र रूप से चुने गए थे, इंदिरा गांधी जी ने स्वतंत्र रूप से खड़ा कर दिया था। इसके बाद हम देखते हैं क्या, जब जाकिर हुसैन जी का निधन हुआ था, इसके बाद निधन होने के बाद जो कार्यवाहक राष्ट्रपति भी चुने गए थे। कौन क्या चुने गए थे? कार्यवाहक राष्ट्रपति भी चुने गए थे,
ठीक है, क्योंकि ये उस समय भारत के उपराष्ट्रपति थे, तो डायरेक्ट राष्ट्रपति नहीं बन सकते थे, तो कार्यवाहक राष्ट्रपति उस समय चुने गए थे। ठीक है, समझ में आया? स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, या फिर वीडियो को देख लेना आराम से। ठीक है, आगे देखते हैं हम। भारत के राष्ट्रपति, इनके बाद बीबी गिरी के बाद कौन आए? फ़खरुद्दीन अली अहमद। कौन थे? फ़खरुद्दीन अली अहमद। हाँ, इनका भी ऐसा ही हुआ था, सेम जाकिर हुसैन के जैसा कि पद के दौरान मृत्यु हो गई थी इनकी भी। क्या हुआ था? पद के दौरान मृत्यु हो गई थी। फिर इसके बाद बने नीलम संजीव रेड्डी। कौन? नीलम संजीव रेड्डी। तो ये इतने पावरफुल थे ना कि पता है इनके आगे किसी ने, सिर्फ इंदिरा गांधी ने ही हिम्मत की थी इनके विरोध में खड़े रहने की, पर इनके बाद किसी की हिम्मत नहीं हुई कि नीलम संजीव रेड्डी के सामने खड़ा हो जाए, क्योंकि इतना पावर था इनके पास, बहुत बड़े नेता थे। तो ये एकमात्र निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए थे। अगर क्वेश्चन इस प्रकार से आ गया कि एकमात्र निर्विरोध राष्ट्रपति कौन थे, तो हम क्या बोलेंगे, क्या लगा के आएंगे? नीलम संजीव रेड्डी है, नीलम संजीव रेड्डी। ओके, समझ में आ रहा है? अगला राष्ट्रपति देखते हैं हम। नेक्स्ट, ज्ञानी जैल सिंह। ज्ञानी जैल सिंह कौन थे? इनका भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया हो या ना गया हो, पर अब आने वाला है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ज्ञानी जैल सिंह पॉकेट वीटो का उपयोग करने वाले एकमात्र राष्ट्रपति थे। कौन थे? पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो क्या होता है वो हम आपको बताते हैं। पॉकेट वीटो का उपयोग करने वाले एकमात्र राष्ट्रपति थे ज्ञानी जैल सिंह। ठीक है, वो क्या है कि देखो, राष्ट्रपति के पास कुछ ऐसी पावर होती है। क्या होता है? राष्ट्रपति के पास, जब इतना भारत का इतना राष्ट्रपति होंगे जो, उनके पास कुछ ऐसी पावर होती है कि वो बिल पर साइन कर सकता है। क्या? बिल पर साइन कर सकता है। साइन करने के बाद जो बिल है वो अधिनियम बन जाता है। ठीक है, राष्ट्रपति चाहे तो इस अधिनियम पर पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। राष्ट्रपति साइन करने के बाद भी जो बिल अधिनियम बन जाता है, तो अधिनियम पर पुनर्विचार के लिए भी भेज सकता है, यदि वो चाहे तो इसे खारिज भी कर सकता है, क्योंकि उनके पास पावर है। वो चाहे तो अपने पॉकेट में रख सकते हैं। पॉकेट में रखने का मतलब ये होता है कि उसका कोई जवाब नहीं देना, चुपचाप बिल आया और बस कुछ भी ना कहना। और राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि हस्ताक्षर नहीं करना है, तो हस्ताक्षर ना करके शांति से मना कर देना। ये होता है पावर वीटो। किसी से कुछ कहना नहीं। वीटो का मतलब होता है मना करना। ठीक है, पॉकेट वीटो क्या होता है? पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो को राष्ट्रपति चाहे भी समय तक, राष्ट्रपति चाहे जब तक वो अपने पास रख सकता है उस बिल को। जब तक उसका मन चाहे तब तक उस बिल को अपने पास रख सकता है। ठीक है, इतनी पावर है राष्ट्रपति के पास। समझ रहे हैं? राष्ट्रपति की पावर समझ में आ गई ना आप सभी को? और आगे पढ़ेंगे। इस पॉकेट वीटो का उपयोग एक ही बार हुआ था। क्या? इसमें मैं क्या मार्क इसलिए नहीं कर रही हूँ कि अगर स्क्रीनशॉट लोगे तो उसमें दिखेगा भी नहीं। ठीक है, तो आराम से पढ़ लीजिएगा, थोड़ा थोड़ा मार्क कर देती हूँ मैं। इस पॉकेट वीटो का उपयोग एक ही बार हुआ था। कितनी बार हुआ? एक ही बार हुआ, वो भी राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने इस पावर वीटो का उपयोग किया है। ठीक है, उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे पता है? राजीव गांधी थे। उस समय भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। 1984 में जब इंदिरा गांधी की मृत्यु हुई थी, तो मृत्यु के पश्चात राजीव गांधी ने एक ही बात बोली थी। वो बात क्या थी? राजीव गांधी ने बोला था कि बड़ा पेड़ गिरा है। क्या? बड़ा पेड़ गिरा है, धरती तो हिलने वाली है। बस इसके बाद राजीव गांधी ने बड़े बड़े कानून बनाए। क्या? बड़े बड़े कानून बनाए। इसके बाद फिर उसमें से 2 बिल बनाए। उस बिल का नाम क्या था? एक बिल का नाम था ताड़ा। क्या नाम था? ताड़ा मतलब जो भी, क्या नाम उनका, संजय दत्त जो जेल गए थे ना,
उसी के मैटर में कि किसी के पास हथियार है उसे तुरंत गिरफ्तार करो, ये ताड़ा बिल में दिया गया था। ठीक है। दूसरा, अगर किसी ने पोस्ट के द्वारा अगर किसी ने पोस्ट के द्वारा सूचना जारी की तो उसे तुरंत गिरफ्तार करो। फिर ये जो बिल था ये उनके पास गया, किनके पास? ज्ञानी जैल सिंह के पास गया। उन्होंने देखकर सोचा कि पोस्ट तो कोई भी कर सकता है, पोस्ट तो कोई भी कर सकता है, उन्होंने सोचा। पर सोचने के बाद उन्होंने आराम से शांति से रख लिया, बिल को रख लिया, और उन्होंने पॉकेट वीटो का इस्तेमाल करके अपने पास रख लिया और पॉकेट वीटो का उपयोग किया। ठीक है। अब पढ़ेंगे हम भारत के महानायक राष्ट्रपति। महानायक सबसे महान, जिसको अपनी जब तक वो जीवित रहते तब तक उनको राष्ट्रपति भी बना के रखते ना तो उनके लिए कम था, क्योंकि ये थे सबसे शानदार हस्ती थी। क्या नाम था इनका? ये थे मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। कौन थे? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम 2000 से 2007 तक रहे। ठीक है। इन्होंने हमें बहुत कुछ दिया, हम सभी के लिए। कितने मिसाइलें बनाई, परमाणु परीक्षण किया 1998 में, और इन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना गया। पर इनका कार्यकाल ही कम समय का था। ठीक है ना। पर हम लोग क्या चाहते हैं कि हम लोग ये चाहते हैं कि इन्होंने जब हमारे भारत के लिए, हमारे पूरा इंडिया के पूरे भारत के लिए इतना कुछ किया है तो इनको और समय तक रुकना चाहिए था। ठीक है। इनके बाद फिर आती हैं प्रतिभा देवी पाटिल। कौन आती हैं? प्रतिभा देवी पाटिल। ये पहले कही जाती थी कि क्वेश्चन ऐसा आता था कि एकमात्र पहली महिला राष्ट्रपति, तो वो कौन थी? प्रतिभा देवी पाटिल। पर अब ये एकमात्र नहीं रही हैं, ये पहली महिला राष्ट्रपति रहेंगी अब। ओके। अगले पढ़ते हैं। अगले राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, जिनका कार्यकाल 2012 से 2017 तक रहा। 2019 में इन्हें भारत रत्न दिया गया। ठीक है। 2019 में इनको भारत रत्न दिया गया। 2019 के बाद किसी को भी भारत रत्न नहीं मिला। 2019 के बाद किसी को मिला ही नहीं ना। और 2019 में जिनको मिला था वो थे भूपेंद्र हजारिका। 3 लोगों को मिला था, भूपेंद्र हजारिका और नानाजी देशमुख। 3rd नंबर के प्रणब मुखर्जी। ठीक है। 2019 में इन तीनों को भारत रत्न मिला था। इसके बाद अभी तक किसी को भी नहीं मिला है। आगे मिलेगा किसी न किसी महान हस्ती को, जो हमारे देश के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, उन सभी के लिए। ठीक है। अगला देखते हैं हम। प्रणब मुखर्जी देख लिए। अब हम देखेंगे रामनाथ कोविंद जी। कौन है? रामनाथ कोविंद, भारत के 14वें राष्ट्रपति। 25 जुलाई 2017 से 24 जुलाई 2022 तक ये अपने पद पर रहे। पहले भारत के अंदर कोई तारीख फिक्स नहीं थी। पहले भारत के अंदर कोई भी तारीख फिक्स नहीं थी कि राष्ट्रपति की शपथ कब तक है, क्या है। लेकिन अब 24 जुलाई राष्ट्रपति शपथ फिक्स हो गई है। 24 जुलाई डेट फिक्स हो गई है। ठीक है। 5 साल फिक्स हो गई है। और ये भी फिक्स हो गया है कि 5 साल कार्यकाल होगा अब, जो कि बिहार के राज्यपाल थे। रामनाथ कोविंद जी बिहार के राज्यपाल भी थे और भारत के 14वें राष्ट्रपति थे। ठीक है ना। इसके बाद आप सभी को शायद पता होगा, या फिर आप सभी सोच रहे होंगे कहाँ इनके बाद कौन आने वाले हैं राष्ट्रपति। बहुत ही स्ट्रगलफुल, बहुत ही मेहनती और गरीब परिवार से, जिन्होंने हर मुश्किल का सामना बहुत ही शालीनता से किया है, और ऐसे परिवार से बिलोंग करते हैं। बिल्कुल एक आदिवासी फैमिली से हैं। ये आदिवासी महिला हैं, वो हैं। जल्दी से बता दीजिए आप लोग। इसके बाद तो मैं बता ही रही हूँ। हाँ, आ गई हैं ये मैडम,
भारत के राष्ट्रपति, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी। कौन? द्रौपदी मुर्मू जी भारत के वर्तमान राष्ट्रपति, 15वें नंबर के राष्ट्रपति हुई हैं ये। द्रौपदी मुर्मू जी के नाम 3 रिकॉर्ड हुए हैं। कितने? 3 रिकॉर्ड। कौन कौन सा? पहला रिकॉर्ड है कि देश की पहली, सबसे पहले तो क्या, एक देश की पहली आदिवासी राष्ट्रपति हैं ये, ठीक है। सेकंड, देश की पहली आदिवासी राष्ट्रपति हैं। सेकंड, देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति। पहली कौन थी? प्रतिभा देवी पाटिल। अब ये कौन, दूसरी कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी। ओके। थर्ड नंबर, तीसरा रिकॉर्ड है, तीसरी इनकी कहानी, इनकी तीसरी जो सच्चाई है वो क्या है कि ये झारखंड की पहली महिला राज्यपाल रह चुकी हैं। कहाँ की? झारखंड की पहली महिला राज्यपाल रह चुकी हैं और इनका जन्म मयूरगंज उड़ीसा में हुआ था। इन्होंने बहुत ही कठिन परिश्रम किया, जिस वजह से आज वो इस पद पर हैं। इन्होंने क्या बहुत ही स्ट्रगल किया है। इनके पति की डेथ हो गई, फिर इनके बेटे की भी डेथ हो गई, तो इन्होंने सब कुछ बर्दाश्त करके इतनी डिप्रेशन में आई थी। ये डिप्रेशन में आने के बाद इन्होंने मेडिटेशन ज्वाइन किया, फिर थोड़ा सा खुद को संभाला, पर वो रुकी नहीं, हिम्मत नहीं आ रही, आगे बढ़ती गई और आज राष्ट्रपति के पद पर हैं। ठीक है, और बताइए, कुछ ज़्यादा हो गया क्या? ज़्यादा पढ़ाई हो गई क्या आज पहली बार मैं आप लोगों के लिए ये क्लास ले रही हूँ, क्योंकि बहुत से कमेंट आ रहे थे कि मैम थोड़ा सा सब्जेक्ट में कुछ बताइए, हिंदी के नोट्स वगैरह बताइए। तो हिंदी का अपन बाद में देख लेंगे, जो इम्पोर्टेंट जो चर्चा में चल रही हैं उनको देख लेते हैं हम। जो चर्चा में चल रहा है, भारत के राष्ट्रपति चर्चा में है बहुत ज़्यादा, इसलिए सोचा भारत के राष्ट्रपति के ऊपर एक वीडियो बनाते हैं। आप लोगों के समझ में आए तो मुझे बताना। ठीक है, 18 जुलाई 2022 को राष्ट्रपति का चुनाव संपन्न हुआ। ठीक है, 18 जुलाई 2022 को राष्ट्रपति का चुनाव संपन्न हुआ, जिसमें इलेक्शन में अनुच्छेद 54, क्या इलेक्शन जो चुनाव है, चुनाव किसमें? अनुच्छेद 54 में, राष्ट्रपति चुनाव अनुच्छेद 54 में, मतलब आर्टिकल 54 में कौन कौन लोग इसमें खड़े हो सकते हैं? तो निर्वाचक मंडल, ठीक है, निर्वाचक मंडल और निर्वाचित MP एवं निर्वाचित MLA, ये लोग चुनाव लड़ सकते हैं, ये लोग चुनाव में खड़े हो सकते हैं। ठीक है, अगर क्वेश्चन आ गया कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन लोग खड़े हो सकते हैं, या मतलब कौन खड़ा हो सकता है, तो अपना क्वेश्चन क्या रहेगा? निर्वाचक मंडल और निर्वाचक MP प्लस निर्वाचक MLA। ठीक है, चयनित MLA। देखेंगे इस चुनाव की गिनती 21 जुलाई 2022 को होती है। गिनती में क्या होता है? जिसके पास 50% प्लस 1 वोट होंगे उसकी ही जीत होगी। ठीक है, ये छोटी सी जानकारी मैंने आप सभी को दे दी। ठीक है, और चुनाव में जीत किसकी होगी ये आप सबको पता है कि जो विपक्ष में जो खड़े होते हैं, जिनका सबसे ज़्यादा वोट आएगा तो वही जीतेगा। तो वोट की वैल्यू मैं बता रही हूँ कि 50%, कितना? 50% प्लस 1 जिसके वोट होंगे उसी की जीत होगी। और ये क्या हुआ कि यशवंत सिन्हा को हराकर द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति बनी। 25 जुलाई को उन्होंने शपथ ग्रहण की। एक महिला ने इतिहास रच दिया। पहला तो रचा था कल्पना चावला ने, इतिहास रचा था। ठीक है, और बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने इतिहास रच दिया है, फिर भी लोगों की सोच अभी भी वहीं पड़ी है कि लड़कियों को बाहर मत निकालो, लड़कियों से ये काम मत कराओ, लड़कियों से वो काम मत कराओ। क्या है ये?
तुम भी इंसान हो, वो भी इंसान है, लड़कियां भी, उनको भी आज़ादी है। ऐसा तो है नहीं कभी कि संविधान में तो लिखा नहीं है कि सिर्फ क्या बोलते हैं, सिर्फ पुरुषों को ही आज़ादी मिली है। आज़ादी सबको मिली है ना। तो सोच को बदल लो, कम से कम खुद के लिए नहीं तो संविधान के लिए बदलो भाई। जो संविधान में लिखा है उसके लिए बदलो। हमेशा गंदी सोच रखते हैं लोग। मुझे भी कई बार बहुत से लोग बोलते हैं कि अपना नंबर शो नहीं करना चाहिए व्हाट्सएप पे। क्यों नहीं करना चाहिए? उस पर फेसबुक पर या फिर यूट्यूब पर जो वीडियो था उस पर क्यों नहीं करना चाहिए? हर मुसीबत से लड़ना आना चाहिए हर एक लेडी को, ठीक है ना? कुछ ज़्यादा तो नहीं हो गया? चलो, नहीं हुआ है ज़्यादा, ये बहुत अच्छा हुआ है जो एक महिला ने, आदिवासी महिला ने इतिहास रच दिया है कि दूसरे नंबर की राष्ट्रपति बनी हैं और बहुत ही गरीब परिवार से थी। और इनके बारे में और कुछ जानकारी लेनी हो, बहुत ज़्यादा जानकारी, तो मुझे कमेंट करें, तो फिर मैं इसका एक दूसरा वीडियो बनाऊंगी, आप सभी को समझाऊंगी। ओके। हाँ, तो एक बात और देख लेते हैं कि टोटल 748 वोट में से कितने, टोटल 748 वोट में से इनको क्या 748 वोट में से कितने वोट किसको प्राप्त हुए? 540 वोट किनको प्राप्त हुए? द्रौपदी जी को प्राप्त हुए हैं 540 वोट, ठीक है। टोटल वोटिंग कितनी 748 की है और 540 किसको प्राप्त हुए हैं? 540 प्राप्त हुए हैं द्रौपदी मुर्मू जी को, 540, ठीक है। और बाकी के यशवंत सिन्हा जी को, तो यशवंत सिन्हा जी रह गए, वो हार गए और द्रौपदी मुर्मू जी जीत गई है। तो द्रौपदी मुर्मू जी के लिए बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, जिन्होंने दूसरे महिला राष्ट्रपति बन के हम भारत के वासियों पर गर्व किया है, गर्व महसूस कराया है, ठीक है। ओके, थैंक यू। जुड़े रहिए ऑल इज वेल एकेडमी से। और कोई अगर बोर हो गया हो तो मुझे बता दीजिए, क्योंकि मैंने आज बहुत ज़्यादा लंबी क्लास ले ली है। आज पहली बार लिए, तो इतना तो कर सकते हैं आप लोग, थोड़ा सा सपोर्ट कर सकते हैं। ओके, थैंकफुली ऑल इज वेल एकेडमी से जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच। एंड जिसको जो CISF का कोई पूछ रहा था ना, CISF का फायरमैन का कुछ इन्फॉर्मेशन पूछ रहे थे, हाँ, उनके लिए भी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। ओके, थैंक यू सो मच। जुड़े रहिए और इन्जॉय कीजिए। थैंक यू। ऑल इज वेल।